So let's begin our today's class with chapter number 21. कल हमने कंप्लीट किया था सम्मन्स केसेस के बारे में। सम्मन्स केसेस का ट्रायल किस तरह से चलता है मैजिस्ट्रेट के सामने। फाइन। चैप्टर नंबर 18 आप लोगों को याद होगा। चैप्टर नंबर 18 डील करता है ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ सेशन और इन टू द सेशन जज। चैप्टर नंबर 19 डील करता है वारंट केसेस का ट्रायल विद द मैजिस्ट्रेट, और वो वारंट केसेस में भी दो पार्ट्स हम कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है क्या, दैट इज वारंट केसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट, एंड देन सेकंड पार्ट आता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। देन चैप्टर नंबर 20 आता है। चैप्टर नंबर 20 बताता है सम्मन्स केसेस और सम्मन ट्रायल इन द सम्मन्स केसेस विद द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले आपका सेशंस ट्रायल हो गया, उसके बाद में वारंट ट्रायल हो गया, देन हमारा सम्मन ट्रायल हो गया, और अब आता है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण जिसको कहा जाता है समरी ट्रायल, सारांश विचारण। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 ऑफ सीआरपीसी 1973 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन 260 प्रोवाइड करता है प्रोविजन कंसर्निंग टू पावर टू ट्राई समरीली। किसकी पावर होगी, कौन समरी ट्रायल को प्रोसेस कर पाएगा, ये बात हम इसमें देखेंगे। क्योंकि मैं दोबारा से ये चैप्टर्स के नाम मैंने आपको क्यों बताया। चैप्टर नंबर 18 डील करता है सेशंस जज से, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 डील करता है मैजिस्ट्रेट से, एंड ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। Make it to be judicial magistrate. It may be the first class or the second class as the case may be, depending upon the subject matter jurisdiction. और सेक्शन 260 बताता है कि समरी ट्रायल की पावर किसके पास में होगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, यानी कि इस संहिता में कहीं और अगर कोई बात विनिर्दिष्ट है, कोई बात अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हुई है, कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो कि इसके अगेंस्ट में है, तो उस चीज को प्रतिकूल प्रभाव ना डालते हुए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, यानी कि और कहीं पे जो बातें लिखी हुई है उन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा, उन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट MM, आई होप आप लोगों को ध्यान होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट किसे हम कहते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो अपनी पावर्स मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक्सरसाइज करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको हमने सेक्शन 2K में डिफाइन किया था, तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। एंड पॉइंट नंबर C, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है कि क्या हर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में ये पावर होगी क्या, आंसर इज नो। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को समरी ट्रायल की पावर हाई कोर्ट ने कन्फर की है तो वो भी ऐसे ट्रायल को प्रोसीड कर सकेगा। अदरवाइज जो पावर है वो किसके पास में है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास में। यानी बात हो रही मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास में पावर रहेगी, और या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में रहेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन में पूछता हूँ लॉजिकल बेस का, यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है उसके बेसिस पे लॉजिकल मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास में भी समरी ट्रायल की पावर रहेगी? क्या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास में भी समरी ट्रायल की पावर रहेगी? You just have to answer yes or no, whatever is your opinion, whatever is your perception. I further change my question, क्या इससे हायर अथॉरिटीज जो हैं उनके पास में भी समरी ट्रायल की पावर रहेगी? आंसर इज सभी आप लोगों ने सबने ही यस लिखा है, और द आंसर इज करेक्ट, दैट इज यस। बिकॉज जब हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जब हमने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पावर दे दिया तो वही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर पावर से एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हमने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को भी दे दिया ना। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिसका कैडर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट था, हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी अगर वो पावर दे दी है तो उससे जो हायर अथॉरिटी है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके पास तो पावर रहेगी। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। सो power to try summarily notwithstanding anything contained
in this code, any chief judicial magistrate, any metropolitan magistrate, any magistrate of the first class especially empowered in this behalf by the High Court may, if he thinks fit, try in summary way all or any of the following offenses. ये क्या बोल रहा है कि वो समरी ट्रायल कर सकते हैं कैसे ऑफेंसेस का, जो नीचे स्पेसिफाइड है, जो आगे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 करके स्पेसिफाई हैं, उनमें से सारे ऑफेंसेस का या फिर किसी एक ऑफेंस का या सेलेक्टेड ऑफेंसेस का समरी ट्रायल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कौन? वैसे तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड even if the high court confers a power to the judicial magistrate first class, he can also proceed in the manner. तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन सी वो सिचुएशंस हैं या फिर कौन से वो ऑफेंसेस हैं, आई मस्ट यूज अ वर्ड ऑफेंसेस हैं, कौन से वो ऑफेंसेस हैं जिसमें समरी ट्रायल की पावर इन कोर्ट्स को कन्फर की गई है। सो फर्स्ट वन कॉल्ड इज ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। क्या आप में से कोई मुझे कुछ बताएगा कि ये ऐसा का ऐसा सेंटेंस हमने कहाँ पढ़ा था अभी तक? ये सेम टू सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये सेंटेंस हमने पहले भी कहीं पढ़ा है क्या? ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years, ऐसे वाले ऑफेंसेस में क्या किसी को याद आ रहा है सेक्शन किस में हमने ये वर्ड एज इट इज बिल्कुल पढ़ा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन या कह सकते हैं क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज W। सेक्शन 2 क्लॉज W। वारंट केस कैसे लिख रहे हैं आप? गलत लिख रहे हैं। वारंट केस की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2X में। सेक्शन 2X हमें बताता है वारंट केस, और कौन सा केस वारंट केस होता है? कोई भी ऐसा केस जो कि, अच्छा ठीक है, आप उस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये लैंग्वेज कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा इसके मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा था कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके लिए ये बात एप्लीकेबल हो रही है। तो वहां पे भी बिल्कुल ये लैंग्वेज लिखी थी, लेकिन वहां पे ये लिखा था कि वारंट केसेस कौन से केसेस होंगे जिनमें पनिशमेंट या तो डेथ का हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हो या फिर टर्म एक्सीडिंग। आप लोगों ने कहीं गलत मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया? आपने लिखा है चैट में दैट इज वारंट केस, तो बिल्कुल ये लैंग्वेज लिखी तो वारंट केस में ही है, लेकिन वारंट केस में एक वर्ड नहीं लिखा है जो यहाँ पे एडिशनल है। वारंट केस में क्या लिखा है? ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद दीज। और जैसे इन्होंने ये नॉट पनिशेबल विद दीज लिख दिया, इसका मतलब ये जो बात कर रहे हैं किस तरह की केसेस की बात कर रहे हैं? ये सम्मन्स केसेस की बात कर रहे हैं, है ना? ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप कि यहाँ पे एक वर्ड, ये नॉट वर्ड जोड़ दिया इन्होंने, तो उसकी वजह से ये कौन से वाले केसेस की बात कर रहे हैं? ये सम्मन्स केसेस की बात कर रहे हैं, ये वारंट केसेस की बात नहीं कर रहे। चलिए सेकंड सिचुएशन देखते हैं। तो समरी ट्रायल किस केस में चल सकेगा? या तो वो सम्मन्स केस हो। सेकेंडली आता है अगर कोई थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 where the value of property stolen does not exceed 200 rupees, मात्र 200 रुपए तक का थेफ्ट अगर किया गया है तो उसके लिए भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है ना? थेफ्ट तो किया है, लेकिन थेफ्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 रुपीज तक की है, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड क्या सिचुएशन आती है? रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 of Indian Penal Code 1860, 45 of 1860, Act number 45 of 1860, where the value of that property not exceeding 200 rupees। फिर से क्या बोल रहा है? पहले तो बोला कि थेफ्ट अगर 200 रुपीज तक वाला है उसमें समरी ट्रायल हो सकती है। अब इस बार पर्सन ने थेफ्ट तो नहीं किया है, लेकिन पर्सन ने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है और अपने पास रखा भी है। यानी कि कोई पर्सन मुझे आके बोलता है कि भाई ये सामान आप ले लो, ये मैं कहीं से लेके आया हूँ और मैं बस आपको देना चाहूँगा, आप जिस भाव में चाहिए ले लो। मैंने कहा भाई ये तो
कितने का है, तो वो लेके ये है करीबन 150-180 रुपए के आसपास का है, मैं 10 रुपए दूंगा, बोले ले लो चलो। तब मैंने क्या किया, मैंने रिसीव भी की वो प्रॉपर्टी, चाहे मैंने कितने भी की, इवन अगर फ्री में भी की, बोले कि आप अपने पास रख लीजिए थोड़ी देर, तो वो भी चीज। रिसीविंग एंड रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर 200 रुपए तक उसकी वैल्यू है तो वो भी आ जाएगा। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी चोरी की संपत्ति को छुपाना या फिर उसे खुर्द-बुर्द करना, किसी जगह पे उसको नष्ट करना के कोशिश करना, अंडर सेक्शन 414 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, where the property where the value of the property does not exceed 200 rupees 2000 rupees, sorry, not 200, I was reading again and again wrong and wrong, 2000 rupees, यानी कि 200 रुपए 2000, सॉरी 2000 रुपए तक की चोरी की गई है, 2000 रुपए तक की चोरी की संपत्ति को अपने पास रखा गया है, 2000 रुपए तक की चोरी की संपत्ति को कहीं पे छुपाना या फिर उसको डिस्पोज करने की कोशिश की गई है, या फिर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी है। और सबसे पहला तो इसमें पॉइंट बता ही दिया था क्या, कि अगर वो सम्मन्स केस है तो इन सारी सिचुएशंस में हम समरी ट्रायल की पावर देते हैं किसे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी दे सकते हैं अगर हाई कोर्ट उसको ऐसा एम्पावर करे तो। इसके बाद आता है सेक्शन 6 सिचुएशन क्या हो सकती है, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, किसी को शांति भंग करने के लिए उकसाना, अंडर सेक्शन 504 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, तो 2 साल तक हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो इसमें आ जाता है, समरी ट्रायल कर सकते हैं इसका। देन अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस, ऊपर जितने भी ऑफेंसेस हमने पढ़े, यानी कि चोरी करना, चोरी की संपत्ति को रिसीव करना, चोरी की संपत्ति को डिस्पोज करना, या फिर किसी पर्सन को ब्रीच ऑफ पीस के लिए प्रोवोक करना, इन सब चीजों का अगर अबेटमेंट भी किया जाता है तो उसके लिए भी समरी ट्रायल चला सकेंगे। एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, और ऐसे किसी ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट भी किया है तो भी उसके लिए भी समरी ट्रायल हो सकेगा। और लास्ट आता है एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंटली पूछा नहीं जाता है, कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 जो है वो भी आपको एक बार कंसिडरेशन में रखना है। तो ये है सिचुएशंस कि जिन सिचुएशंस में समरी ट्रायल अलाउ होगा। अब बाकी तो सारे आपको क्लियर होंगे, मुझे आप बताएं कि पॉइंट नंबर 5, एक मिनट रुकिए, पॉइंट नंबर 5 जो अभी हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर 5 डिफाइन मेंशन करता है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 454 में हुआ है या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो सेक्शन 456 में हुआ है तो उसके लिए भी समरी ट्रायल चल सकेगा। तो क्या है 454 एंड 456 में, कौन से ऑफेंस बता रखे हैं, आईपीसी का 454 या फिर 456, इसमें कौन से ऐसे पनिशमेंट हैं जिनका हम समरी ट्रायल चला सकते हैं, बताएगा कोई मुझे। सेक्शन 454 याद आ रहा है किसी को, एनीबडी? हाँ, हाउस ट्रेसपास, वेरी गुड। तो इसमें एक वर्ड जोड़ दीजिए, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब हो जाता है जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनसान नहीं पड़ा है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये अगर होता है तो वो 454 में है और उसी का पनिशमेंट 456 में बता रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। एंड इवन हाउस ब्रेकिंग एट नाइट वो भी इसमें आ जाता है ना, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट जो होगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल आपका ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग एट नाइट वो 454 एंड 456 से डील करते हैं, तो वो वाले भी समरी ट्रायल चल सके। ये था हमारा सेक्शन 260 और इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या लिखता है। When in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily,
यानी कि हैं तो यही ऑफेंसेस जो ऊपर डिफाइन किए गए थे, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट को लगता है नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में समरी ट्रायल तो डिजायरेबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है. द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉल any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this code. तो फिर ऐसे में मजिस्ट्रेट दोबारा से विटनेसेस को बुलाएगा, विटनेस को री एग्जामिन करेगा, हियरिंग करेगा उनकी, और उसके हिसाब से वो प्रोसीजर चला सकते हैं. जरूरी नहीं कि वो उसको समरी मैनर में कंप्लीट करें. सेक्शन 261 क्या बताता है? समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास. क्योंकि सेक्शन 260 ने तो सिर्फ और सिर्फ हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तक की बात कही थी, तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास में भी पावर हो सकेगी? द हाई कोर्ट मे कन्फर, साफ साफ लिखा है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है. हाई कोर्ट मे कन्फर ऑन एनी इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट of magistrate of the second class power to try summarily any offense which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months. यानी कि दे तो सकते हैं पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, लेकिन वो 2 years तक वाली नहीं. कितने टाइम तक वाली? अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 months तक का है, तो ऐसे वाले ऑफेंस में समरी ट्रायल की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी दी जा सकती है. अदरवाइज जो फर्स्ट क्लास के लिए पावर बात थी, सीजीएम के लिए बात थी, एमएम के लिए बात थी, वो 2 years तक वाले ऑफेंस के लिए थी. सेक्शन 262 देखिए क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल. अभी समरी ट्रायल इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि कौन कर सकेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी तो देख लें. इन ट्रायल अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ द सम्मन्स केस. सम्मन्स केस को हमने पढ़ा था सम्मन्स केस को हमने पढ़ा था चैप्टर 20 में, कल ही पढ़ा था हमने. शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर मेंशन. तो समरी ट्रायल के लिए प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा वो कौन सा वाला होगा? सम्मन्स केस वाला. नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर. यानी कि समरी ट्रायल चलाने का मतलब ये है, आप जो प्रोसेस है वो तो सम्मन्स केस का फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो ऑफेंस है वो भी सम्मन्स केस वाला ही बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कभी भी किसी भी सजा दशा में सजा ऐसी नहीं दी जाएगी जो कि 3 माह से ज्यादा की हो. 3 months से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा अगर समरी ट्रायल चला है तो. और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे तो मैं 3 महीने से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पावर भी है और इसका जो ऑफेंस है उसमें सीवियरिटी भी है, उसमें गंभीरता भी है और मेरी पावर भी है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसे एज अ समरी ट्रायल नहीं प्रोसीड करके जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा? सेक्शन 260 सबसेक्शन 2 को यूज कर लेगा. सेक्शन 260 के सबसेक्शन 2 ने क्या कहा था? यही कहा था, व्हेन द इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल if it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily. तो ऐसे में फिर क्या करेगा? अगर उसको लगता है कि यहाँ पे जो मैं पनिशमेंट है वो तो मैं उसको कम से कम 1 year का देना चाहता हूँ, मैं 3 months वाला तो इसने काम ही नहीं किया, इसने तो जो ऑफेंस किया है वो काफी सीवियर नेचर का है, मैं उसको 1 year का इम्प्रिजनमेंट देना चाहता हूँ. उसके लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा? समरी ट्रायल को छोड़ के और सेक्शन 260 के सबसेक्शन 2 का यूज करना पड़ेगा, जिसमें वो दोबारा से विटनेसेस को कॉल करके उनको री एग्जामिनिंग और री हियरिंग उनका कर सकेगा. ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सेक्शन 260, 261 एंड 262, इनको हमने देखा. और अगर इनसे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके आगे का सेक्शन 263 से हम कल कंटिन्यू करेंगे. अभी कितना टाइम बचा होगा, इसको हम कंप्लीट कर दें क्या? क्या लगता है, आप बताइए, कल कंटिन्यू करें या अभी कंप्लीट कर दें?